तो आप सबका स्वागत है करियरशाला में। और आज करियरशाला के नए एपिसोड में हम लेकर आए हैं मिस्टर देवेंद्र पहूजा को। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर एडवोकेट हैं और डील करते हैं टैक्सेस और जीएसटी में। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो उन यंगस्टर्स के लिए होने वाला है जो बेसिकली नए नए इनकम टैक्स भरने की रेस में आने वाले हैं, या उनके लिए जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी सर, आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, हम अपना शूट कर रहे हैं, राइट? आज नवरात्रि का फर्स्ट डे भी है और हिंदू धर्म का नया साल भी है पहला। एग्जैक्टली। और सभी को इस बात की मुबारकें। नवरात्रों के दिन हम लोग ये एपिसोड कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बिल्कुल, हमें चांस बहुत मुश्किल से मिला है। सो सर मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि आपने सबसे पहले अपनी जर्नी शुरू कहाँ से की? जर्नी शुरू की, मैं बनना चाहता मैथ टीचर। अच्छा, मैथ्स टीचर। मैथ से हमारे ऑडियंस को बहुत डर लगता है सर। तो बच्चे मेरे साथ प्लस 2 तक मैथ्स पढ़े हैं। ओके। तो फिर मैंने प्लस 2 के बाद छोड़ दिया कि मैंने लॉ करनी है, तो फिर मैं लॉ में आ गया। ओके। तो उसके बाद मैंने फिर टैक्सेशन की फील्ड मेरी थी। ओके। मैं टैक्सेशन फील्ड में गया। तो बेसिकली आप मैथ्स टीचर बनना चाहते थे, इतना मैथ से प्यार सर? बचपन से ही था। हमारे टीचर अच्छे मिले। अच्छा। जब टीचर अच्छे मिलते हैं तो बच्चों को वहां से शिक्षा मिल जाती है कि मैंने भी ऐसा ही बनना है। तो कोई ऐसे टीचर जिनका आप नाम कहना चाहेंगे आपके बेस्ट? अब तो वो नहीं रहे। ओह। अब तो जो टीचर थे वो नहीं रहे। ओके। हाँ, तो उनका तो कोई जानता भी नहीं होगा यहाँ से। सर मैं जानना चाहूंगी कि जैसे हम लोग सब बोलते हैं कि टैक्स भरना चाहिए, पहले तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे बच्चों को आजकल पता ही नहीं होता है कि टैक्स भरना इम्पोर्टेंट क्यों है। कई लोग आके ये पूछते हैं कि रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है। मैं कई बार कहता हूँ कि आपने सिर्फ रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है। 2,50,000 क्रॉस किया, जैसे अब 3 लाख हो गया तो 4 लाख हो गया एग्जम्पशन लिमिट। और रेड लाइट के खड़ते हैं तो हम तो रूल ऑफ लॉ करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है? रिटर्न फाइल करने का बेनिफिट यही है कि आप रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं। ओके। और जितनी आपकी एग्जम्पशन लिमिट है उससे अगर आपका क्रॉस करते हैं 1 रुपीज तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मैंडेटरी है उसके लिए। मैंडेटरी है। और आगे बेनिफिट्स क्या है? अगर मैंने अभी रिटर्न फाइल कर दिया तो मुझे भी कोई बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में? बेनिफिट्स मेरी इन्वेस्टमेंट्स में या किसी में? मैंने ये कहा है कि टैक्स रिटर्न भरने का बेनिफिट नहीं है, जो टैक्स भरना है हमने उसकी कैलकुलेशन है। ओके। हम तो रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उस नॉर्म के ऊपर हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए क्या? जो लोग नहीं करते हैं उनको नोटिस इशू होते हैं। ओके। आजकल गवर्नमेंट का जो रोल है, मैं इतने टूल्स हैं उनके पास, वो एक्सपेंसेस बता सकते हैं आपके। ओके, मतलब वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। AIS एक नया शुरू हुआ है, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। उसमें आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक के इंटरेस्ट हैं, शेयर मार्केट इंटरेस्ट है, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ ऐसा होगा कि उसमें डिस्प्ले होने लग जाएगा। ओके, मतलब हमारी एवरी इंफॉर्मेशन विल बी देयर विद देम। यस यस। ओके। तो उस हिसाब से हर व्यक्ति को अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मेरी इनकम इतनी है, और इस हिसाब से गवर्नमेंट एग्जम्पशन तभी बढ़ा रही है। ओके। इसलिए गवर्नमेंट को पता है कि आजकल यूपीआई का टाइम है और यूपीआई से ही सारा कुछ पेमेंट हो रही है। तो इजी डे बाय डे ये लोग एक्सटेंड करते जाएंगे और रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो बेसिकली अगर तुम फाइल नहीं करते हो तुम्हारे अगेंस्ट नोटिसेस निकल सकते हैं, तुमको प्रॉब्लम आ सकती है। और वही चीज सर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सिस्टम इतना वास्ट हो चुका है कि गवर्नमेंट अपने आप एनालाइज कर लेती है कि तुम्हारी इनकम कितनी है, इनकम कितनी करीब है, कैसे है, क्या है। और सर मैं पूछना चाहूंगी कि कितनी एज से हम अपना रिटर्न फाइल करना शुरू करें? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स। 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 90 हो जाएंगे। 18 के बाद जो आपकी इनकम है वो आपकी होगी। 18 से पहले पेरेंट्स की होगी। 18 से पहले आपकी पेरेंट्स, क्योंकि 18 के बाद आपको फाइल कर सकते हैं आप। 18 से पहले जो पेरेंट्स की इनकम होती है उसमें सिर्फ 1500 एग्जम्पशन मिलती है पेरेंट्स को, अदरवाइज नहीं। अच्छा, मतलब पेरेंट्स को एग्जम्पशन है, अगर आपका बच्चा कमा रहा है तो हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको हो जाता है। पेरेंट्स में नहीं कमा, ऐसा है कि 18 से पहले उसको बैंक की जो एफडीआर है, कोई दादा ने दिया, दादी ने दिया, कुछ गिफ्ट किया हुआ, उसका इंटरेस्ट आता है, जो वो इंटरेस्ट के ऊपर वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो जाता है, तो 1500 को एग्जम्पशन मिल जाता है। ओके, तो बेसिकली जो बच्चे के नाम पे एफडीज वगैरह है तो उसको वहां पे बेनिफिट्स हो जाते हैं। 0 लेवल से लेके 18 तक आ सकता है। अगर बच्चा 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का है तो दादा दादी का गिफ्ट कर देते हैं कुछ। ओके, तो मतलब वहाँ थोड़ी अजम्पशन हो जाती है। हाँ, दैट्स गुड। सर जब हम बात कर रहे हैं कि 18 ईयर से ऊपर बच्चों को भरनी चाहिए, तो जो शुरुआत में भर रहा है जिसकी कोई पर्सनल इतनी इनकम है नहीं, तो वो भी भर सकता है? ना, हम भर सकते हैं। एग्जम्पशन 2.5 लाख की है, अगले साल 3, अब 4 की हो गई है। 4 बिलो 4 लाख
हमें मैंडेटरी नहीं है, एग्जम्पशन है, उस पर भरो ना भरो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपकी इनकम क्रॉस करती है, टैक्सेबल इनकम आती है, तो आपको मैंडेटरी है। ओके, मतलब टैक्सेबल इनकम है तो मैंडेटरी है, नहीं तो नहीं है। लेकिन अगर हम भर रहे हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी 4 लाख से कम है इनकम और मैं टैक्स भर रही हूँ, तो इसका फायदा मुझे लोन वगैरह लेने में होगा? इसमें 2 इशू है। एक तो बिलो एग्जम्पशन लिमिट्स वो लोग भरते हैं जिसका टीडीएस कट जाता है। टीडीएस मतलब बैंक में एफडीआर है या कोई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसकी इनकम बेशक 4 लाख से नीचे रहेगी, लेकिन टीडीएस कट गया, टीडीएस कटने के लिए वो रिफंड के लिए अप्लाई करता है। ओके, जब रिफंड अप्लाई करना है तो उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। और आपका सेकंड था कि मैं भरने से बेनिफिट क्या है। भरने के लिए अगर देखा जाए तो लोग अदर देन इंडिया कहीं भी अब्रॉड जाते हैं तो सिर्फ उनको इनकम प्रूव करनी होती है। तो इनके लिए इनकम का सिर्फ इनकम रिटर्न ही ऐसा सोर्स है कि वो बाहर जाते हैं, जो बाहर जाते हैं। लोन के भी वो कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो पर्सन हमसे लोन ले रहा है ये कैपेबल है हमें रिटर्न लोन वापस करने के लिए। तो उसका एक ही एविडेंस होता है कि इनकम रिटर्न देखना। ओके, मतलब अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं या आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न एक बहुत जरूरी चीज है। और 18 ईयर्स से पहले बेसिकली मतलब 18 ईयर्स के बाद आप भरना शुरू कर सकते हैं। 18 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा आप उसकी रिटर्न आराम से भर सकते हैं। सो सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे आजकल टैक्स जो पेमेंट है, टैक्स पेमेंट के ऊपर काफी चीजें होती हैं। इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, इनमें आप थोड़ा फर्क समझा सकते हैं हमें? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स तो होगा जो इनकम टैक्स हमें खुद को लगता है। एक है इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने कोई परचेज किया, मैं अगर शॉपकीपर हूँ तो आपको जो मैंने बिल दिया तो उसके ऊपर जीएसटी लगाऊंगा। वो जीएसटी जो है आपने सीधा पे करना है, कंज्यूमर के ऊपर है। इनकम टैक्स तो इनकम पे, इंडिविजुअल की इनकम पे ऊपर है। तो मतलब हम हर चीज का टैक्स है, स्टार्टिंग सही है। जब से इंडिया आया तब से स्टार्टिंग सही है। कोई ये नहीं है क्योंकि नई गवर्नमेंट ने लगा दिया हो। जितने भी आज तक प्रोडक्ट बिके हैं उस पे वो सेल टैक्स बोलते थे हम लोग पहले। सेल टैक्स का नाम पहले, फिर वैट हो गया, अब जीएसटी हो गया। ओके, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, वी आर पेइंग पहले पहले गुड्स और सर्विस टैक्स अलग होता था, अब इकट्ठा कर दिया। 36 के करीब मल्टीपल टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी थी कुछ, तो उसको कंपाइल करके वो अब रेट ऑफ टैक्स कम हो गया। रिफंड जीएसटी में सिस्टम नहीं था क्योंकि एक रेट रहना था। वो बहुत टाइम से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। उसमें ये था कि जो बिल काटेगा उस स्टेट को वो टैक्स रेवेन्यू जाएगा। लेकिन जब ये पास हुआ तो उसमें ये था कि सप्लायर के स्टेट में नहीं जाएगा, जहां कंजम्पशन बेस्ड है वहां जाएगा। सपोज को बिहार में, असम में इधर इंडस्ट्री नहीं है लेकिन वो परचेज कर रहा है, वो परचेज टैक्स वहां जाएगा फिर। ओके, तो मतलब जो जहां पे आप परचेज करें वो स्टेट को जाएगा। हाँ, सप्लायर को नहीं होगा, कंज्यूमर बेस पे जीएसटी टैक्स। हाँ, तो तभी सभी एक स्टेट एग्री होगी तो ठीक हुआ ना। अदरवाइज कहीं बद्दी चलो जो मैन्युफैक्चरिंग वहां पे इंडस्ट्री पंजाब में नहीं हो तो पंजाब को रेवेन्यू कभी नहीं आएगा। हाँ, वो तो है डेफिनेटली। अगर बिग पंजाब में रही है तो रेवेन्यू भी पंजाब को ही आना चाहिए। इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री गुजरात में है तो वहाँ सारा टैक्स वहां जाता। अब मैं क्लॉथ तो बिहार भी खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे हैं, तो जहाँ टैक्स यहाँ आ जाएगा, जहाँ कंज्यूम होगा आइटम वहीं टैक्स जाएगा। मैं ये चीज बोलना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को, क्योंकि हमारी ऑडियंस बेसिकली 18 से 35 इयर्स तक के लोग हैं। तो टैक्स भरना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे जाके आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, आपने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो आप लोन पे ही लेंगे डेफिनेटली। तो उसके लिए आपका टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स है इनकम टैक्स के, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक रही बात कि नॉर्मल टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स की चोरी कर लेंगे, उस चीज का कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। जैसे सर बता रहे हैं कि आपकी इनकम का सारा डाटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास सब डाटा है। सो अगर आप कहीं भी कुछ भी घपला करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इवेजन ऑफ टैक्स हमेशा पेनलाइज रहता है। टैक्स प्लानिंग जो है वो रूल ऑफ लॉ के है। जैसे एक्ट पास होते हैं, बिल पास होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इवेजन ऑफ टैक्स नहीं करनी चाहिए। ओके, मतलब प्लानिंग करके आप सही से तरीके से करें, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके हिसाब से कर सकते हैं। ग्रेट। तो सर अगर हमें कोई जैसे कोई स्टार्टअप कर रहा है या कोई काम शुरू कर रहा है, तो उसके लिए अगर हमें गवर्नमेंट स्कीम्स अवेल करनी है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री योजना बहुत सारी होती है, तो उनके लिए भी ये जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। जीएसटी नंबर जरूरी है और उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो कुछ स्टार्टअप्स जैसे गवर्नमेंट ने शुरू किए हुए हैं, तो स्टार्टअप्स में गवर्नमेंट ने कंपनी को पार्टनरशिप लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं उसको, वो हमारे इंडिया में नया कंसेप्ट आया, अदरवाइज वो अदर देन इंडिया था। अच्छा, तो पार्टनरशिप रजिस्टर उनके लिए स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट फंड दिए, और जितना फंड एलोकेट किया था उससे 10% भी लोगों ने यूज नहीं किया उसको। ओके। और हाँ, और ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था? गवर्नमेंट की तरफ से था। उसके इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी है, उसमें लेबर लॉ के एग्जम्पशन भी है 3 साल के लिए, और बहुत मिनिमम उसको जो है फॉर्मेलिटीज और कंप्लायंस पूरे करने पड़ते हैं स्टार्टअप को।
किसी भी स्टार्टअप को, मतलब बिल्कुल। गवर्नमेंट बहुत अच्छा हाँ, फंडिंग दे रही है, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर उसकी नहीं होनी चाहिए, उसका टारगेट वैल्यूएशन है उसकी valuation। इतनी नहीं होनी चाहिए। और 10 साल का पीरियड है, 10 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी होती है, स्टार्टअप लेके उसको तोड़ देते हैं, वो उसको भी उसमें भी नहीं मिलेगा उनको। ओके, तो बेसिकली अगर आप किसी स्टार्टअप में जो 10 साल से पुराना नहीं है हाँ, और आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट या हेल्प चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट, एंड गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन इट। बेनिफिट्स है, हाँ, बेनिफिट्स है, इनकम टैक्स का लेवल है, काफी जो एक इंडस्ट्री के ऊपर लॉ है उसमें एग्जम्पशंस काफी। तो ये मेरे नए स्टार्टअप करने वाले या एंटरप्रेन्योर सारे देख सकते हैं ये चीज। और अगर सर हम नए नए कोई काम शुरू कर रहे हैं, वी वांट टू फाइल जीएसटी, तो कैसे कर सकते देखिए, पहले तो 40 लाख तक तो जो गुड्स का है, हैं? दो लिमिट्स हैं गवर्नमेंट की, गुड्स की, सर्विस की। ओके, तो गुड्स और सर्विसेज की तो डिफरेंट लिमिट्स हैं। हाँ, गुड्स की है 40 लाख, हम्म, और सर्विस, जैसे मेरा काम सर्विसेज देना, तो मेरे लिए 20 लाख। उसको प्रोफेशनल्स भी जाता है, जितनी सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर वर्क एट होम कर रहा है, कोई कंप्यूटर पे कर रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, तो 20 लाख। ओके, अदरवाइज जीएसटी जो है गुड्स के ऊपर, वो 40 लाख। 40 लाख। आगे भी गवर्नमेंट की दो स्कीम्स हैं, एक रेगुलर टैक्स पेयर, एक कंपोजिशन। जो स्मॉल टैक्स पेयर है, कराने वाला है, कुछ है, उसको 1% जो है जीएसटी देना है ग्रॉस टर्नओवर के ऊपर। ओके, वो 1.5 करोड़ तक अपनी सेल ले जा सकता है। ओके, उसमें एक कंडीशन है कि वो अदर देन अपने स्टेट से बाहर सेल नहीं कर पाएगा। ओके, मतलब एक Purchase जहाँ से कर सकता है, स्मॉल शॉपकीपर अच्छा हाँ, खासा कर सकता कर है। सकता है, कर सकता और जीएसटी अगर वो फाइल कर देता है तो 1.5 करोड़ तक की सेल पे 1% जीएसटी आप 1% जीएसटी आप कर सकते हो अगर आप कुछ छोटा ओपन कर रहे हो, कोई भी छोटा। और उसमें बड़े उसमें वाले उसमें ऐसा है, जो कंपोजिशन स्कीम में है वो मिनिमम डॉक्यूमेंट के ऊपर है, ओके, और टर्नओवर बेस्ड है, सिर्फ सिंपल ओके, परचेज ओके। के ऊपर उनको इनपुट नहीं मिलेगा। जो रेगुलर नंबर होता है वो ज्यादातर B2B जाता है, B2B होते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ओके, मेरा बिजनेस है, मैंने आपको सेल किया, तो आपको जो मैंने जीएसटी लगाया, आपको वो जीएसटी मिल जाएगा। जब आप सेल करेंगे उसमें से लेस हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेडर हाँ, या मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको आईटीसी मिलना है, कंज्यूमर पे लगना है टैक्स। ओके, तो जब वो एंड कंज्यूमर में मतलब जाएगा, हाँ, तो वो जीएसटी मिलेगा, तो उनको वो रिमबर्समेंट होता ये रहेगा। B2B के लिए B2B के लिए रिबर्समेंट होता रहता है। ओके, तो सर जब हम जीएसटी फाइल कर रहे हैं तो बेसिक कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए कि हमने जीएसटी फाइल करना है? जीएसटी फाइलिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, बिल, अगर इनवॉइसेस। मुझे नया बिजनेस शुरू करना है अभी, तो आई वांट टू अप्लाई जीएसटी, देन व्हाट टू डू? जीएसटी के लिए जो अप्लाई करना है, तो उसके लिए फोटोग्राफ है, बहुत सिंपल रखा हुआ है, अदरवाइज सब कुछ ऑनलाइन है। तो उसके लिए फोटोग्राफ है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो वहाँ बिजनेस का एविडेंस है, वो बिजनेस वहाँ पे कर रहा है, तो उसका एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। अदरवाइज हवा में नहीं कि कोई ऐसे नंबर ले लेगा, तो उसको पूरा डिटेल्स देनी पड़ेगी। और सारा कुछ डिजिटल है, सारा कुछ डिजिटल है। अब देख लो, मेरा ऑफिस भी डिजिटल हो गया। तो कितने एडवोकेट्स के पास बुक्स लगी होती थी, हाँ, अब बुक्स भी exactly. डिजिटल है, बुक्स भी डिजिटल होगी। सो बेसिकली अगर आप जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं, यू नीड अ फोटोग्राफ, यू नीड अ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ, आपके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, आपका जो भी एड्रेस। अगर ऑफिसर को रिक्वायर लगता है, तो वो बिजनेस प्रीमिसेस की फोटो भी ले सकता है, डिटेल और भी मांग सकता है, अगर वो डाउटफुल होता है तो। अगर डाउटफुल होता तो आपके प्रीमिसेस की फोटोग्राफ वगैरह अच्छे से ले सकते। अब रूल चेंज हो गए कुछ, अब बायोमेट्रिक भी कर रहे हैं कुछ स्टेट्स में बायोमेट्रिक हो गया। तो बायोमेट्रिक उनको अपने वेरीफाई करके उसके बाद उनको जीएसटी नंबर लौटाओ। ओके, मतलब जीएसटी अगर आपको लेना है तो आपको बायोमेट्रिक के लिए भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप बेसिक चीजें जो हमने अभी तक सीखी हैं, वो ये सीखी हैं कि अगर आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो पहले तो टैक्स भरना शुरू करिए, अगर आप 18 इयर्स अबव है और कुछ कमा रहे हैं तो। दूसरी चीज, आपको जीएसटी वगैरह, अगर आप स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको बहुत सारी स्कीम्स देती है, राइट? तो आपको अवेल करने के लिए भी इनकम टैक्स चाहिए ही चाहिए। The third thing which we came across is that is basically GST. अगर GST की बात करें तो GST नंबर आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, कोई भी इजीली जाकर ले सकता है, पर आपका बिजनेस वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो आपको GST नंबर भी नहीं मिलेगा। सो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे अगर सपोज मेरी इनकम क्रॉस कर रही है, राइट, तो मुझे अगर टैक्स में थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए तो कोई प्रोसेस है कि रिलैक्सेशन? आप इनकम टैक्स की बात करो, जीएसटी की? इनकम टैक्स इनकम टैक्स तो 4 लाख तक तो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जम्पशन है। अभी जो नेक्स्ट ईयर अगर जिसके हम रिटर्न फाइल करेंगे 25 खत्म हुआ, 3 लाख है। अगले साल जो स्टार्टअप होगा उसमें 4 लाख है। तो गवर्नमेंट की स्कीम है न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम में जो है डिडक्शंस अवेलेबल हैं आपके टीसी के अंदर, जैसे पहले ट्यूशंस भी देते थे, एलआईसी देते थे, तो सारी स्कीम्स अवेलेबल है। और न्यू रिजीम में गवर्नमेंट का शुरू से था कि न्यू रिजीम में ये एग्जम्पशन बेस्ड खत्म करके इसमें ले आना है।
2 एग्जम्पशन उनको मिल रही है और उसकी सैलरी पे 75,000 रिडक्शन है और उसके अलावा उनको एनपीएस का है वो डिडक्शन है। लेकिन न्यू रिजीम में रेट ऑफ टैक्स कम होने की वजह से आपका टैक्स एज कंपेयर टू ओल्ड रिजीम बहुत कम बनता है। मिनिमम मतलब हमें डिडक्शंस की जरूरत ही नहीं है जरूरत बिकॉज नहीं है। नया वाला सिस्टम बहुत कम पे आ रहा है। 12,000 तक तो एग्जम्पशन ही होगी, लेकिन इसमें 87A की एग्जम्पशन टैक्स एग्जम्पशन है। फुल एग्जम्पशन नहीं कह सकते कि आपको इतने में रिटर्न नहीं भरना। एग्जम्पशन होती है जो 3 लाख तक एग्जम्पशन में मैंने रिटर्न फाइल नहीं करना, लेकिन 3 लाख क्रॉस करके एग्जम्पशन है, आपका टैक्स बन रहा है। 87A में आपको टैक्स की एग्जम्पशन है ओनली। तो मतलब आपको अब जैसे 12 लाख वाला बोला था कि 12 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो ही आप मतलब टैक्स भरेंगे, कुछ ऐसा भी आया था सुनने में? रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है आफ्टर 4 लाख, क्योंकि वो क्रॉस कर गई ना। रिटर्न आप फाइल करेंगे आफ्टर 4 लाख। हाँ, और उसके बाद हम लोग एग्जम्पशन लेंगे सेक्शन 87A में कि 25,000 बना टैक्स 25 से 25 लेस हो जाएगा, 60,000 तक एग्जम्पशन होगी 12 लाख। इसलिए टैक्स रेट दिए जाते हैं। कोई लोग पूछते हैं ना एग्जम्पशन है 12 लाख तो टैक्स रेट क्यों? अगर 12 लाख 1 रुपया होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फिर उसके लिए एग्जम्पशन लिखा हुआ है 5%, 10%, 15%, 20% ऐसे रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप 12 लाख तक अगर कमा रहे हैं आप टैक्स नहीं भरेंगे, आप इनकम टैक्स फाइल ऑन करेंगे लेकिन आपको मिल जाएगा रिलैक्सेशन धीरे धीरे। वो आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर। और उसके साथ आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि 4 लाख से ऊपर वालों को टैक्स तो भरना ही है। 12 लाख तक आप कह रहे हो कि रिलैक्सेशन मिलेगा। 26-27 के लिए 4 लाख, 25-26 असेसमेंट के लिए 3 लाख। लेकिन गवर्नमेंट इसको बदलने जा रही है। जो बिल आया नया उसमें इन्होंने, लोग तो ये कंफ्यूज होते थे कि असेसमेंट ईयर क्या है। अब मेरा साल खत्म हो 2025, पहले 24-25 की रिटर्न भरनी है। अब रिटर्न के ऊपर आता था 25-26, वो होता था असेसमेंट ईयर। उनको समझाना पड़ता था कि लास्ट ईयर की इनकम जब आप असेस कर रहे हैं निश्चित में, उसको असेसमेंट ईयर। अब जो तो नए तो बिजनेसमैन हो, ठीक है, नए बिल रखे आते हैं सैलरी वाले, दूसरे कोई ऐसा जो एग्रीकल्चरिस्ट है या कोई डेयरी फार्म का काम करता है, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। अब वो टैक्स ईयर आ गया। ओके, जिस टैक्स के लिए वो टैक्स ईयर आगे नए बिल में बहुत चीजें ऐसी हैं जो बदल रही हैं। बेसिकली जिस साल का आप टैक्स भर रहे हैं फिर वही ईयर आएगा, और पहले ये चीज नहीं थी। ओके, तो बेसिकली हमारे टैक्स पेयर को ये समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स आप 4 लाख से ऊपर फाइल करेंगे और 12 लाख तक आपकी इनकम जो है कुछ अमाउंट होगा, जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो एग्जेम्प्टेड है आपका, तो वो आपको नहीं भरना है। उसके बाद सर हमारे जो ये नए बच्चे आते हैं जो टैक्स भरने के लिए जाते हैं ना, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे काम करते हैं, लाइक कोई ट्यूशंस पढ़ा रहा है, कोई कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो उनके ऊपर कुछ प्रेशर है ऐसा कि भरना ही है? देखो, पहले तो 5 हेड है इनकम टैक्स में। पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अपना इसका अदर सोर्स इनकम। अब सैलरी जिसकी है, सैलरी सपोज करो उसकी 3 लाख से नीचे है, तो वो तो लिमिट में नीचे आता नहीं। हाँ जी। तो अब उसका देखना एफडी देखनी है। अगर उसके नाम पे एफडी उसका इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें ऐड बैक हो जाएगा। हमने ये भी देखना है कोई इसको रेंटेड इनकम तो प्रॉपर्टी तो नहीं है। वो जब मेरे पास आएगा तो 500 हेड को सोच के आएगा कि मैंने सर को बताना है। अब मेरे को तो पता, लेकिन जब तक वो आप नहीं बताएगा वो तो एग्जैक्टली आप नहीं पता लगा सकते। तो हाउस प्रॉपर्टी है या फिर उसने प्रॉपर्टी बेच दी है, अब प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन आ जाता है। अब कैपिटल गेन आता है, उसका हमने देखना पड़ता है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, उस सबसे कैलकुलेशन करते हैं उसकी। तो 5 हेड के हिसाब से जो पहली बार रिटर्न फाइल करना है उस 5 हेड को ध्यान में रख के आएगा। तो सर प्लीज आप 5 हेड रिपीट कर दीजिए ताकि फर्स्ट सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और इसका कैपिटल गेन और लास्ट अदर सोर्सेज अगर कोई भी होता है तो आपको पूरे बताने हैं। सो इफ अ पर्सन इज लाइक, अगर आप 20s में है अपने और आपको कहीं से रेंटल वो भी आ रहा है, रेंटल इनकम भी आ रहा है या एफडी से आ रहा है, तो यू आर गोइंग टू एक्चुअली एड इट अप इन योर इनकम एंड देन यू विल टेल इट। तो ये चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका पूरा इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा और आगे जाके आपको फर्दर रिलैक्सेशंस तभी मिलेंगे जब आपका सही होगा इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है सर, अगर हम टैक्स पेयर्स की बात करें, अगर देखें कि हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं, हमें ये तो पता है कि हम टैक्स दे रहे हैं, इसके बाद जो भी टैक्स इकट्ठा होता है उसका गवर्नमेंट करती है? कोई भी गवर्नमेंट इनकम के बगैर नहीं चल सकती। तो जो टैक्सेस होते हैं ये गवर्नमेंट की इनकम है, उसके बेसिस पे हमें फैसिलिटीज वगैरह तो आजकल मिल रही हैं। ये नहीं होता कि अब नंबर ऑफ पर्सन तो रिटर्न फाइल करना और टैक्स पे करना दोनों में फर्क है। अब रिटर्न फाइल कर रहा है उसको कोई टैक्स ही नहीं है, गवर्नमेंट को उसने पे ही कभी नहीं किया, तो रिटर्न तो फाइल कर रहा है। टैक्स पेयर बहुत कम है,
ओके, मतलब रिटर्न फाइल करने इनकम वाले ज्यादा है इनकम और टैक्स एक्चुअली हाँ। पे करने वाले कम है। हाँ। आप देखो आज के कितने खर्चे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट ने उस एक्सपेंसेस के हिसाब से एग्जम्पशन दे दी आपको, वो फिर डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जाते हैं, जीएसटी के ऊपर आ जाते हैं। Okay. जीएसटी जो कलेक्शन है वो उनकी फिर ज्यादा होती है। पहले ये अलग अलग था, सर्विस टैक्स था, जीएसटी था, सेंट्रल एक्साइज था। तो सर हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या डिफरेंस है इनमें, आप पहले बताएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म के दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, शेयर मार्केट के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए। ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होता है जो उसको प्रॉपर्टी को हम 2 साल के लिए, जब मैंने परचेज किया था उसके 60-70 दिन हो गए, 2 साल, 2 साल कंप्लीट होने के बाद अगर बेचते हैं, जो उसको प्रॉफिट आएगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके। और शॉर्ट टर्म कैपिटल उससे पहले आ जाएगा, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट में अलग अलग। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले गवर्नमेंट का था भी ऑप्शन थे, आज आप भी ऑप्शन है कि आप इंडेक्स कॉस्ट लेना चाहते हो। इंडेक्स कॉस्ट होता है कि गवर्नमेंट एक 2001-2002 की वैल्यू लेती है कि 100 रुपये वैल्यू थी, 100 की वैल्यू की आज क्या वैल्यू, उस वैल्यू को वो डिक्लेयर करती है हर बजट में। बजट के बाद की आज की वैल्यू, मान लो 100 की वैल्यू आज 450 करती है, तो जो 100 की हमने प्रॉपर्टी ली थी वो 450 की होगी। ओके। उसके बाद उसका जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अब गवर्नमेंट ने 24 जुलाई से इसको बदल दिया है, 23 को भी आपको जितना कैपिटल गेन होगा विदाउट इंडेक्स कॉस्ट, यानी 1 लाख की अगर आपने प्रॉपर्टी ली है उसको 1.5 लाख में बेच दिया तो 50,000 के ऊपर जो है ना आपको सीधा 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा रिलीफ है इसके लिए। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो बेसिकली अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी जितनी की उस टाइम पे उसकी वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स लगेगा व्हेनेवर यू सेल इट। व्हेनेवर यू सेल इट, तो ये नहीं होगा कि आपने अगर कम में ली है तो अब बाद में उसके ऊपर ही, वैसा नहीं है कुछ। टैक्स आपको उस टाइम प्रेजेंट इनकम के ऊपर ही देना पड़ेगा, प्रॉफिट पे, प्रेजेंट प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। और अगर सर बात करें शेयर मार्केट की तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या सीन है? शेयर टर्म, लॉन्ग टर्म और शेयर उसमें 1 साल का है। ओके। शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर चले जाते हैं तो लॉन्ग टर्म 1 साल का है और 1,25,000 की एग्जम्पशन है। ओके। शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है, वो सीधा इनकम में ऐड हो जाएगा, वो सीधा इनकम में ऐड हो जाएगा शॉर्ट टर्म। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करें सो दैट बेसिकली मींस 1 ईयर यू हैव टू इन्वेस्ट इट बेसिकली, है ना? उसके ऊपर आपको कितना कह रहे थे सर आप? 1,25,000 की एग्जाम्पशन है। सपोज करो कि मैंने 1 लाख लगाया, उसका 1.5 लाख बन गया तो 1,25,000 को लेस हो जाएगा, 25 के ऊपर टैक्स लग जाएगा 20%। ओके, मतलब 1,25,000 की आपकी रिलैक्सेशन है, उसके बाद आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। सो सर जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, और मुझे उसके ऊपर टैक्सेस का पता नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो अंदाजन अगर मैंने कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? खरीदने पे कोई टैक्स नहीं, आपके पास जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ना, वो तो सेल पे आपके है। पास, हाँ, आपकी कैपेसिटी और एसेट्स आपके हैं, आपके पास मनी है जो आप उससे ले सकते हो, वो कोई रोक नहीं, परचेज पे कोई रोक नहीं। परचेज पे कोई जब रोक, सेल करते सेल कर रहे हैं उस वक्त ध्यान देना पड़ता है कि हमने जो परचेज किया उसका सेल के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स बनता है कि नहीं बनता, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली सेल पे ही आपको टैक्स देना है, परचेज पे ऐसा कुछ नहीं है। और सर अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू एप्स, आजकल बहुत सारी एप्स आ गई हैं, तो हम वहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करते नहीं है, वो ही डिडक्ट करते रहते हैं कि कभी कुछ डिडक्ट हो रहा है, उनका सर्विस चार्ज वगैरह वगैरह। सो अगर हमें अपना कैलकुलेशन मतलब करना हो तो जब मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ तो वो मेंशन करना जरूरी है, अगर मैं उसको थोड़े 2 दिन के लिए भी अगर कोई शेयर रख रही हूँ तो डे टू डे बिजनेस तो ट्रेड में आ जाता है, एक स्पेकुलेशन में आ जाता है, एक आता है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के रखते हो, शॉर्ट टर्म आ गया, 1 साल के बाद को लॉन्ग टर्म आ गया, डे टू डे बिजनेस माना जाएगा आपको, वो डे टू डे बिजनेस माना जाएगा, और वो बेसिकली उसके लिए पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की बहुत अच्छा है इंफॉर्मेशन जो शीट सिस्टम है, AI से बोलते हैं हमको, तो उसमें वो सारा डाटा आ जाता है शेयर मार्केट का, आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, सब आता है। बेसिकली गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग। और जो आपके साथ ऐप के थ्रू करते हो, ऐप को भी आपको डाटा देती है भी आपने इस शेयर में इतने पैसे इन्वेस्ट किए, इतने बाय किए, इतने सेल किए, ये आपका प्रॉफिट है। हाँ, ये चीज पूरी है। कैलकुलेट तो वो बेसिकली कैलकुलेट होती है आपकी इनकम टैक्स के अंदर प्रॉपर्ली। ओके, सो सर अगर हम बात करें आने वाले टाइम की, तो आने वाले टाइम में हमें कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए, या करंट और सेविंग्स जैसे हम सुनते हैं, तो उनमें फर्क क्या है? करंट अकाउंट फॉर द बिजनेस पर्पसेस है, सेविंग अकाउंट्स हमारी इनकम जो है उसको सेविंग जो हुए हैं वो मैं हम लोग सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। और गवर्नमेंट ने गाइडेंस इशू की हुई है कि 10 लाख से अगर ऊपर किसी का सेविंग अकाउंट से कैश विड्रॉ होता है तो उसको उसका रिप्लाई देना पड़ता है। ओके, मतलब और 10 लाख से ऊपर सेविंग का मतलब सेविंग है ना, जो इनकम उसने मान लो 12 लाख इनकम का है, 2 लाख खर्चों के 10 लाख सेविंग में रखता है। लेकिन बिजनेस में क्या है कि मेरा ट्रेड है,
अब ट्रेड में मैंने एक चीज 50,000 रुपये बेची, तो मेरे को तो उसमें बचना कुछ नहीं, 10 रुपये बचेंगे या 100 रुपये बचेंगे, हाँ लेकिन जी। मैं 50,000 वो करंट अकाउंट में जमा कराऊंगा। अगर मैं सेविंग करता हूँ तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये बिजनेस रिसीट है, ग्रोस रिसीट है। ओके। अब बिजनेस ग्रोस रिसीट और इनकम में फर्क है। यानी मैंने 1 लाख की चीज बेची, उसमें 10% प्रॉफिट, तो 10,000 इनकम हुई ना, 90 तो मैं परचेज करके गॉट आया इट। ना। तो वो फिर करंट अकाउंट में जब लाख जाएगा तो हम उसको दिखाएंगे लाख है, 50 लाख तक वो कैश उसमें जमा करा सकते हैं। ओके। तो हम लोग करंट अकाउंट पे बेसिक ले लेते हैं। गवर्नमेंट की इसमें 2 स्कीम्स आती हैं। अगर आप डिजिटल पे करते हो सारा काम, तो उसमें आपको 6% ग्रोस टर्नओवर का देना पड़ेगा। ओके। अगर आप कैश और दोनों मिक्स करते हो, जो देखो उसमें हम बांट देंगे कैश कितना, दूसरा कितना। कैश वाले पे 8%, दूसरे पे 6%। ओके। सपोज करो कि अब बात उठ रही है कि 2 करोड़ तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है। उसका यही है कि 2 करोड़ तक अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो, 2 करोड़ का 6% 12 लाख, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होगा। अगर इससे नीचे जाते हो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंट से। ओके। तो बेसिकली अगर आप बात करो कि करंट्स की, तो करंट अकाउंट में आपको सिर्फ बिजनेस के लिए बिजनेस सही है, सेविंग्स के लिए आपको हर चीज का प्रूफ चाहिए कि आपने ये सेव किया है ये। करंट अकाउंट में लोग ये सोचते हैं कि मेरे को फर्म का नाम रख के कराना चाहिए। नहीं, अब सर्विस जैसे मेरी सर्विस है तो मैं अपने नाम से करंट अकाउंट खोल सकता हूँ, ओके। उसके लिए एविडेंस उसके लिए आपको कुछ ज्यादा जरूरत ज्यादा। नहीं हाँ, है। सिर्फ मैंने तो उसमें अपना लाइसेंस देना है, जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं हमें ये काम करता हूँ। करंट अकाउंट दूसरा बिजनेस करने के लिए तो फिर उसके एविडेंस बैंक मांगता है कि आपका ये ओके। बिजनेस तो बेसिकली अगर बिजनेस बिजनेस है हाँ, आपका, तो फिर आपको बिजनेस बिजनेस प्रूफ पेपर्स भी देने पड़ते हैं। ओके। सर अगर मैं बात करूं करंट और सेविंग्स की, जैसे हम सेविंग्स में भी करते हैं, करंट में भी करते हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो बिजनेसेस को कंप्लीटली डिजिटल हो जाना चाहिए कि कैश पे रुकना चाहिए? दोनों करने चाहिए, दोनों करने चाहिए, डिजिटल भी और कैश। डिजिटल भी। तो कैश के बगैर तो देखो हमारा जो इंडिया का है, कईयों के पास तो डिजिटल का कोई है ही नहीं। अब तो अभी यंग इंडिया बन रहा तो डिजिटल हो जाएगा। अब हमारे पास ऐसे ही बैठे हैं जिसके पास उनको पता ही नहीं कुछ, बुजुर्ग हैं काफी। जब तक वो पीढ़ी आगे नहीं चलेगी तब तक डिजिटल पूरा नहीं हो सकता। तो उनको बेसिकली आता ही दोनों हाँ करने चाहिए हाँ, अभी के लिए एटलीस्ट। उनको टेक्नोलॉजी आती नहीं। जब टेक्नोलॉजी आने लग जाएगी ऐसे ऐसे ये टोटली डिजिटल हो जाएगा, कुछ टाइम बाद डिजिटल हो जाएगा। कुछ काम क्योंकि के लिए 50% अगर अभी देखें तो 50% तक ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली हो गया ना है। ज्यादा है, हम्म। मैक्सिमम ज्यादा है 50% से। कई तो लोग जो ओल्ड एज है वो भी सीख गए। हाँ बिल्कुल, दे नो हाउ टू डू द How to पेमेंट्स, do दे आर it. स्कैनिंग द Scan. क्यूआरस एंड ऑल स्टफ। सब हाँ, तो ये चीज बहुत रहती है ना कि अगर डिजिटल इंडिया की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट्स भी हैं, है ना, इसके कि डिजिटल इंडिया हो जाएगा तो फिर हमें बेनिफिट्स भी हैं, और ऊपर से आई थिंक इसके अंदर चोरी का भी कम टाइम रहता है कि टैक्स की कोई इन्वेजन नहीं कर इवेजन पाएंगे। ऑफ टैक्स बहुत कम हो जाएगा, इन्वेजन ऑफ टैक्स काफी बहुत कम हो कम। जाएगा इसके लिए। तो सर अगर हम बात करें कोई अपडेट आप देना चाहें कि टैक्स अकाउंट्स के बारे में या टैक्स पेयर्स को, कि ये चीजें तुमको ध्यान में रखनी ही है। उसके लिए तो हर जो रिटर्न फाइल करता है ना उसको वैसे अवेयर होना चाहिए कि मेरी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। पर कई को ये भूल जाते हैं कि मेरी इनकम कहाँ से आ रही है, या कोई कहते हैं बैंक चले जाते हैं, पैसे जमा कराते हैं, पूछते हैं कोई टैक्स तो नहीं है। तो उसको क्या पता टैक्स नहीं, तो आपने कैपिटल गेन निकला के या कुछ टैक्स देख के आपने पैसे जमा कराने। अपने प्रोफेशनल के पास अगर आपको आता तो आप कर लीजिए, नहीं प्रोफेशनल के पास जाके एक बार जरूर कंसल्ट करना। प्रोफेशनल से ही कराना चाहिए आपके अकॉर्डिंग की कोई प्रॉब्लम अगर ना नहीं हो। पता आपको तो प्रोफेशनल किस लिए है, इसलिए तो मेरे हिसाब से भी प्रोफेशनल्स के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है उन पेपर्स में, उसका आगे आपको जाकर मतलब आपको अपने करियर ग्रोथ में भी प्रॉब्लम दे सकता है वो आगे। और सर मैं पूछना चाहूंगी कि अगर सैलरीड की बात करें, जैसे सैलरीड बहुत सारी हमारे जो लोग हैं वो सैलरीड हैं रादर देन हैविंग अ बिजनेस एंड स्टफ, तो सैलरीड को क्या करना चाहिए अगर उनको टैक्स में थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए तो कुछ कर सकते हैं ये? नहीं, सैलरीज में तो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में ना, तो सैलरी वाले को मुझे देखना है कि जब रिटर्न फाइल करता है ना तो उसको हर साल ऑप्ट कर सकता है, न्यू रिजीम में ओल्ड रिजीम जिसमें से बेनिफिट हो उसमें जा सकता है। ओके। अगर वो डिडक्शन टीसी की लेना चाहता है या मतलब कुछ एक लेना, दोनों फॉलो की जा सकती दोनों है। हाँ, वो बेशक अपने एम्प्लॉयर को न्यू रिजीम दे सकता है। जब उससे में कैलकुलेट करना है आगे जाके प्रोफेशनल के पास, उसको ओल्ड रिजीम में बेनिफिट मिलता है तो ओल्ड रिजीम में जा सकता है। ओके। वो अपने जो एम्प्लॉयर को जो इन्फॉर्मेशन देगा उसकी कोई वैल्यू नहीं। ओके। लेकिन बिजनेस के वाले उसमें एक टर्म में जाना है जिसमें चला जाएगा, आप वापस नहीं आ सकते। ओके, तो मतलब बिजनेस वाले एक न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम जो चुनते हैं एक ही में जाना पड़ेगा। दोबारा करवाएगा तो उसमें रहना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली अगर आप सैलरीड हैं तो आप दोनों में से जो आपके बेनिफिट में है, जो टर्म्स आपके बेनिफिट में है, आप उनको चुनिए। एवरी ईयर वो चेंज कर सकते हैं, वो एवरी ईयर आप चेंज कर सकते हो कि अगर आप न्यू में हो तो ओल्ड में चले जा सकते हो, ओल्ड से न्यू में जा सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सैलरीड हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसका आपके एम्प्लॉयर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो इसका आपके एम्प्लॉयर से कोई लेना देना नहीं है, यू आर नॉट, नो वन टू इन्फॉर्म देम कि हम ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। सैलरी क्लास में गवर्नमेंट ने रखा हुआ कि टीडीएस एम्प्लॉयर काटता है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिजनेस में
कोई क्या कह सकते हैं हम उसको भी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, एक अनडिफाइंड रिलेशन कह सकते हैं, बिकॉज नहीं, कोई भी किसी को हायर भी कर लेता है ऐसे छोटे मोटे उस पर। भाई हम लोग ये नहीं कह सकते, अनऑर्गेनाइज कह सकते हैं। अनऑर्गेनाइज कह सकते हैं, अनऑर्गेनाइज होता नहीं, किसी को डिडक्शन काटनी है तो उसको सिर्फ गवर्नमेंट रखा है एडवांस टैक्स। ओके। अगर मेरे को लगता है कि मेरी इनकम 10,000 से ऊपर टैक्स बनेगा तो मेरे को 25 जून परसेंट, 15 जून से 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, ओके। ये 4 किस्तों में मैक्सिमम 90% मेरा टैक्स एडवांस चला जाना चाहिए, अदरवाइज वो इंटरेस्ट देना पड़ता है बाद में। ओके। तो वो इंटरेस्ट से बच सकते हैं, और देना भी चाहिए। हमें पता है कि असेसमेंट हमारा 10,000 से ऊपर जा रहा है टैक्स, तो उसको एडवांस टैक्स देना चाहिए। बिकॉज ये एक तरह से सेफ्टी भी है, बाद में लीगल प्रॉब्लम्स में फंसने से अच्छा है कि आप टाइम से। इंटरेस्ट पड़ेगा तो 2 इंटरेस्ट बचते हैं सुबह, एक 234 बी के अंदर है, 234 सी के अंदर आता है। ओके। तो सर अगर कोई लॉ में आना चाहता है या टैक्सेशन में आना चाहता है, तो आपकी क्या सलाह है उन बच्चों को कि कैसे आ सकते हैं? देखो, पहले तो वो डिसाइड करेंगे कि मैट्रिक में किस फील्ड में जाना है। अगर वो कॉमर्स लाइन में आना चाहते हैं तो आगे जाके लॉ तो सबके लिए सेम है। ओके। लॉ के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इनकम टैक्स में जाना चाहते हो या सिविल या क्रिमिनल जाते हो, लेकिन अगर सीएलए में जाना चाहते हो तो आपको फाउंडेशन करनी पड़ेगी +2 के बाद। फाउंडेशन के बाद आपको फिर इंटर है, इंटर के बाद फिर आर्टिकलशिप है, उसके बाद फिर फाइनल के लिए। ओके। तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है, कई बच्चों को बड़े अच्छे कर लेते हैं कवर, कई बच्चे ज्यादा टाइम लगा लेते हैं। कई बच्चे बहुत लंबा हाँ, खींच अगर लेते लगता है हैं। उनको, अगर लगता है उनको भी नहीं कर पाएंगे तो इमीडिएट वो अपनी लॉ करके इस लाइन में आ सकते ओके। तो बेसिकली अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो शिफ्ट कर सकते हैं, हैं शिफ्ट कर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सकते तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी यहाँ तक कैसे रही, बिकॉज हम ये जानते हैं कि अभी हम जिनसे मिल रहे हैं वो तो एक पोजीशन पे हैं, राइट? तो जो चीजें आपने अपनी लाइफ में की, जो स्ट्रगल्स आपने फेस की, कुछ एक आप अगर कुछ बोलना चाहें इस को पे। मैं तो हमेशा पंक्चुअलिटी और रेडी, तैयार रहता हूँ, तैयारी करता हूँ। अगर आपने किसी फील्ड में जाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। ओके। अब कई लोग तो सोने की भी तैयारी करते हैं, और ये बड़ी बिल्कुल बिल्कुल देखो, सोने बिल्कुल। की तैयारी करना भी, हम लोग इसी बात को सोने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने मोबाइल से उठा कर थक जाते हैं फिर सो जाते हैं, तो उसकी भी तैयारी होती है। तो हर चीज की तैयारी होनी चाहिए। मैं शुरू से तैयार रहता हूँ। मैंने जिस फील्ड में जाना डिसाइड किया उस फील्ड में गए। ऐसे तो मैंने रिलीजन भी की हुई है, एमए इकोनॉमिक्स की है, सेकंड ईयर में मैं छोड़ा नहीं, मैं इस लाइन में जाना छोड़ दिया। मैं कहीं अब डिसीजन हो गया, अब नहीं उसको मतलब पछताना कि क्यों छोड़ा, तो इस लाइन में आ गए। तो इस लाइन में आए हैं तो फिर बड़े डेडिकेशन, अदरवाइज विदाउट डेडिकेशन आप किसी लाइन में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका डिसीजन थोड़ा फोकस होना चाहिए। हाँ, पंक्चुअलिटी उसके साथ है। अगर पंक्चुअल नहीं हो आप, उठने के पंक्चुअल नहीं हो, जाने के पंक्चुअल नहीं हो, कहीं पे आना जाना पंक्चुअल नहीं हो, तो पंक्चुअलिटी मस्ट है। किसी भी चीज में पंक्चुअलिटी मस्ट है। लॉ में तो हमारा है ही टाइम बेस्ड, उसके बाद तो आपको पेनल्टीज हैं, हाँ, लेट फीस है, तो उसके लिए तो अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो तैयार रहिए। अब कहीं भी कुछ भी कामयाबी तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बताने को तो मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, आईएएस बनूं, यूपीएससी कर लेगा, रेडी नहीं हो आप, तैयार नहीं हो आप, तैयारी नहीं कर सकते तो कुछ नहीं बन सकता। सर जैसे आपने अपना ऑफिस वगैरह सेटअप किया, लोग बहुत आते हैं, आपके साथ भी लोग बहुत जुड़े हुए हैं। आपने आई थिंक 2014 समथिंग में शुरू किया था। मैंने 2003 में शुरू 2003 में आपने शुरू किया था, तो आपके साथ बहुत लोग जुड़े होंगे, आते होंगे, सीखते होंगे और चले जाते होंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सीख के चले जाते हैं, हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें अभी जरूरत थी और ये लोग निकल गए। तो आप कैसे डील करते हैं इन चीजों से? देखो, वैसे तो जो बच्चे आते हैं ना, सीख जाते हैं, जब वो क्वेश्चन क्वेरीज करते हैं तो हम लोग आप पे अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक ना एक हमेशा होता है कि वकील के पास बहुत सारे एक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं 10 साल नहीं उठते। ओके। जब उसको कोई प्रॉब्लम पड़ेगी या नोटिस आएगा तो उसको फिर हमें रिमाइंड करना पड़ता है। तो हमारे हाई कोर्ट के जजमेंट है, सर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, हम उसमें जजमेंट के स्लिप रखते हैं, ये सारे जुड़ जाता है। अब जो नए बच्चे आते हैं, सीख के जाते हैं ना, तो क्वेश्चन पूछते हैं, सर ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या करना है, तो हम लोग भी अपडेट हो जाते हैं उसमें। तो वो बच्चे जागते हैं, ऐसे नहीं है कि डिमोरलाइज होते हैं, बड़ी अच्छी लाइन में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन वो उसका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हमारा जो टैक्सेशन में है ना, तो ये कह सकते हैं कि रेपिटेशन ऑफ वर्क है। रेपिटेशन ऑफ वर्क है एक तरह से, हर साल बार वही चीज है, तो बोर हो जाते हैं। हाँ। तो वो है ही है, दूसरे लॉ के, सिविल में, क्रिमिनल में हर चीज नई आनी है, हर बार नया केस आना है, तो वो इंटरेस्ट बना रहता है। कईयों को तो ये होता है कि नहीं हमें ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट तो आए, अदरवाइज नहीं। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या। तो बेसिकली अगर आपका टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो ही आने की जरूरत कीजिए, बिकॉज यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है। तो सर हमारे जो आने वाले बच्चे हैं या इस फील्ड में जाने वाले, उनसे आपका क्या कहना है? कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें उनको रखनी चाहिए अपने अंदर
कि एक दिन तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, डोंट वरी अबाउट द फेलियर्स? 100% में डेडिकेशन से काम करने को तो मिलेगी। हम्म जिस काम में आपको दिल लगता हो, जिस काम के लिए आप हमेशा डेडिकेट रहते हो और बड़े दिलचस्पी के साथ करते हो ना, तो हमेशा होता है। अब आप ये खाना खा लो, अब तो बच्चों को डबल डबल हो गया, खाना खाते मोबाइल देखना, टीवी देखना, तो वो खाने का नहीं पता। जिस काम को करना है, एक काम करो, आप बड़े आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए उसमें। उसको जब आप लोगे, जल्दबाजी में लोगे, तो आपको वो स्किप हो जाएगा। और मैं कहता हूँ, आंखें आपकी कैमरा है। जब आप कुछ पढ़ते हो ना, तो छप जाता है। अब छप जाता है, जब तो उसको राइट ऑन करोगे ना, तो वो आपके लिए सारी उम्र के लिए याद रहेगा। कुछ भी करना है तो आराम से उसको मेडिटेशन के हिसाब से, मेडिटेशन तो बड़े आप अभी आया, ध्यान बोलते थे पहले, ध्यान से करना है हर चीज, ध्यान से। बिल्कुल। और हमारे आजकल के में बच्चों का थिंक बिफोर, फोकस थोड़ा सा कम है। हमारे में थिंक बिफोर राइट, हमारे में लॉ में ही सोचने से पहले लिखना पड़ता है। ओके। अगर सोचेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? ये तो है। तो थिंक बिफोर राइट हमारे में पहली है। ओके। सो सर, लास्ट में मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। फेलियर्स आपने भी बहुत फेस किए होंगे राइट लाइफ में। सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए हर बार मतलब दोबारा से खड़े होके मोटिवेशन के साथ आप कैसे आते हैं? वैसे तो गॉड ऑफ ग्रेस मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्योंकि मैं शुरू से जिस लाइन में आया हूं, तो उसमें पूरा सक्सेसफुल रहा हूँ, मेहनत की है। तो ऐसा तो कुछ नहीं रहा। बस एक तो मैं जो आपको पहले बोलता कि मैथ टीचर बनना चाहता हूँ, उसमें बीएड करना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा सा था कि कभी आप जो विश होते हैं वो मान नहीं सकते। मेरे फादर बोलते थे आप वकील बनोगे। अच्छा। और मैं तो उनको पहले से पता था। मैं कहता मैं मैथ टीचर बनूंगा। अच्छा। जब मैंने लॉ ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने ऑफिस खोला, ओपनिंग होगी, सब चले गए, मैं बस सीट पे बैठा, मुझे याद है मेरे पापा बोलते थे तू वकील बनेगा भाई। तो फेल्योर का तो फिर कहीं था ही नहीं कुछ भी। हाँ बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड और मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा और काफी चीजें हमें जानने को मिली आज आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।